नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे नगर निकाय का चुनाव का कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल राज्य सरकार अभी विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या साथ में। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला। कोडरमा जिला में नगर परिषद क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 1 के जो पार्षद हैं रेणु देवी, उनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 साल के लिए समय दिया, इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास काम हुआ। उनके बगल में बैठे हुए हैं किशोर यादव जी हैं, जो रेणु देवी के पति भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं, और इनको किस तरह से इस वार्ड में डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर मदद करते हैं, तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। तो इनसे जानेंगे कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या योजना है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। तो पहले तो रेणु जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं नमस्कार, वार्ड नंबर के वार्ड पार्षद हूँ रेणु देवी जी। और सरकारी काम जो भी हुआ सरकार तरफ से, जो 5 साल में जो मेरी जनता चुन के भेजे हम लोग, सो जो भी सरकारी काम था सो हम जनता के साथ किए, काम करने का काम करने का काम किए जी। और अभी तो जी। अच्छा, ये बताइए किशोरी जी, आपसे मेरा सवाल है कि आपकी पत्नी इस वार्ड, आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में। हालांकि वार्ड नंबर 1 है, कहा जाता है कि इस नगर परिषद में नाक कहा जाता है वार्ड नंबर 1 को। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है अब तक? एकदम हुआ है सर। जी बताइए। जैसे हमारी पार्षद के, मेरे पार्षद के मैंने ये जो आदेश था, जो इनको मैंने जनता ने जो इसको मैंने डिमांड किया, वो अपने बोर्ड में जा कर के अपना जो ऐसे मैं रखी और बोर्ड में रख कर के स्वीकृति कराई, और उस स्वीकृति होने के बाद मैं उसके साथ, इसके साथ मिल कर के मैं योजना को मैं धरातल पर लाया। जैसे सबसे पहले हमारे क्षेत्र में 2009-10 में पहला इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे पार्षद रेणु देवी इलेक्टेड हुई। उसमें हमारे क्षेत्र बहुत माने पिछड़ा हुआ था कि रोड नाली से लेकर के ऐसे ऐसे गांव कस्बे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी। और हमारे देश आज़ाद होला में 70-75 साल हो गई, लेकिन बिजली माने नगण्य थी। तो उस क्षेत्र को मैंने प्राथमिकता दिया और सबसे पहले मैंने उस क्षेत्र को विद्युतीकरण कराया 2016 में, जिसमें बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ी, 2 साल मेहनत करने पड़ी। खैर मेहनत कारगर आया और वहाँ जितनी भी सामग्री लगा, 150 पोल लगी और बाकी जो 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगा, बाकी तार वगैरह जो होता है, पुर्जे कल पुर्जे जो होते हैं, वो सारी करके बिजली वहाँ में जला दिया। ये मेरा स्टेट लेवल का काम था, क्योंकि जब से विधानसभा बना, जब से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तब से आज तक वहाँ बिजली नहीं गई थी। वो काम ने मैं का करके अपने आप में मैं सुकून पाया। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि मैं कहीं क्या काम किया हूँ। दूसरा मेरा सबसे बड़ा एक एम था कि नगर परिषद क्षेत्र में लोग तो बोलता है कि ये शहर है, यहाँ किसान नहीं है, लेकिन मैं इस जिला को प्रमाणित कर दिया कि शहर में भी किसान है। तो मैं टीवी पर और ये पेपर में पढ़ते थे केसीसी के संबंध में, यहाँ तक कि मैं भी उसको हूबहू स्पष्ट नहीं हुआ था कि केसीसी क्या होता है, लेकिन सुनते थे पत्रकार या मैंने महोदय से या मैंने टीवी के चैनल से कि केसीसी मैंने किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें किसानों को लाभ दिया जाता है, बीज वगैरह कुछ ऋण दिया जाता है सस्ते ब्याज पर। मैंने उसको पहल किया और अपने जिला कलेक्टर डीसी साहब को आवेदन लिखा कि सर, लोग बोलता है कि किसान केवल होता है पंचायती क्षेत्र में, लेकिन सर मेरे भी क्षेत्र में जो ऐसे किसान है, क्या इसके लिए आप कुछ उपलब्ध करा सकते हैं?
तो हमारे एडीएम साहब थे उसमें सुधीर कुमार शर्मा, और हमारे फील्ड ऑफिसर थे बैंक ऑफ इंडिया के आलोक कुमार सिन्हा। हमारी बातों को कदर किया और सबसे पहले पूछा कि आपके क्षेत्र में वार्ड में कितनी गांव पड़ता है। मैं 5 गो गांव बताया, 5 गांव को सर्वे करा दिया अपने बैंक में, और हमको बोला कि आप जितने किसान हैं उसको आप लोग जो इसे कागज पत्तर इकट्ठा करके एनओसी लाइए, यानी एलपीसी, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। मैंने अंचल के पास भी गया, अंचल भी बोला कि ये काम शहर में नहीं होता है। गली शहर में कैसे नहीं होती, जब किसान है आप वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन करवाया, सही पाया। मैंने 150 लोगों का केसीसी कार्ड बनवाया, और 2020 में लोगों का किसान ऋण जो लिया था उसको मैंने माफ़ भी करवाया, और पुनः फिर 50,000 रुपया उसके खाता में मंगवा भी दिया। ये मेरा सबसे बड़ा अहम काम था। और हमारे काम से देखते हुए अदर वार्ड के वार्ड पार्षद जो भी हमसे सहमति लेकर के उस वार्ड में भी जो किसान है, जैसे भूनू यादव हो गए, मोरियामा हो गए, जद्दू टाण हो गए, गुम्मो हो गए, ये सब किसान क्षेत्र है, उन लोग को भी हमने मदद किया और उन लोग भी पहल करके किसानों को लाभ दिलवाया। ये मेरा माने अमुख्य काम था जो हमारे क्षेत्र से बाहर का चीज था। और जब हमारे प्रधानमंत्री आवास 15-16 में ये घोषणा हुई कि देना है शहर में, मैंने 150 लोगों को आवास दिलाया। जो यहाँ से करीब देख रहे हैं हमारे करीब में, ये सब भुइयाँ मुसर था, जिसको बिलदार बोलता है बिहार में लोग। इन लोग को सब टूटा हुआ झोपड़ी था, 20 गो तो यहीं दिलाया। और यहाँ से सर अभी तो कभी सब मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाने का मौका मिलेगा आप लोग को। उस एरिया में एक भी पक्का मकान नहीं था, जहाँ पर ही घटवार लोग रहता है, जिसका गांव का नाम है रोहनिया टार, कटरिया टार, जहाँ मैंने बिजली पहुँचाया। और वहाँ कम से कम नहीं है तो 60 गो लोगों का घर बना दिया। और पेंशन जहाँ तक बात है, जो 2019-10 से शुरू किया से आज तक मैं अपने क्षेत्र में 280 पेंशनधारी है। और जो लोग मैंने कुछ ऋण लेना चाहता था, कुछ बिजनेस करना चाहता था, मैं मुद्रा लोन भी उन लोग को दिखा करके रोजगारी किया। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे गव विकास, गाय की यहाँ लोन नहीं मिलता है, लेकिन उसको भी मैं पंचायती अधिनियम से संपर्क करके जाकर के प्रबंध उसको मैंने संपर्क करके उससे मैंने लिंक बना करके उन लोग को भी सहायता दिलवाया, काम किया। और जहाँ तक बात है रोड और नाली का, ये तो कोई भी सरकार आएगा, कोई भी पार्षद आएगा, जो फंड मिलेगा तो करेगा। तो हमारी पिछली भी सरकार, मैं निंदा नहीं करूँगा, उनके भी सरकार में जो इस रोड से अभी आए तिलिया क्लिनिक से लेकर आश्रम रोड, पोजीशन बहुत बदतर थी। अन्नपूर्णा देवी मदद की, जिस समय 18 महीने की सरकार थी, वो मदद की, हमारी रोड को सैंक्शन की, कालीकरण के बाद PWD से वो रोड बनवाएं। बाकी जितने भी ब्रांच रोड था, मैं अपने नगर परिषद क्षेत्र से मैंने करोड़ों रुपया का मैंने जो फंड हुआ उसको मैंने ये करके मैंने टेंडर करके उसका भी काम किए। और कुछ PCC रोड भी जो है उसको बनाया गया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरा वार्ड का काम पूर्ण हो गया। अभी भी हमारे वार्ड में करोड़ों की फंड की आवश्यकता है, जो कि हमारे 2 साल 2.5 साल जो बेकार बीत गई, कोरोना काल के चलते सरकार भी फंडिंग भी नहीं किया, और हमारी चुनाव ना होने के कारण पैसा जो है सरकार से जो भेजा गया वो पैसा पुनः जो है से लौट गया। इस चीज़ के हमको बहुत दुख है, क्योंकि पैसा आना बहुत डिफिकल्ट है, लौट जाना बहुत आसान है। तो अगर सरकार काम सब किया, मैं सरकार की निंदा नहीं करता हूँ, सरकार ऋण माफ़ किया, वादा किया, माफ़ किया, सरकार ने पेंशन का वादा किया, लेकिन सरकार एक चीज़ गलती किया, अगर चुनाव कर देती तो कम से कम सरकार का जो प्रस्ताव है वो हमारे बीच आता, तो मैं अधिकारी और हमारे बीच बैठ के एक विचार होता कि इस पैसा को कहाँ लगाया जाए। इससे क्या होता है, चुनाव नहीं होने के कारण क्या है कि हम लोग को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वोट भंग है। सरकार अपने अफसर जो है अपने मन मर्जी से काम कर रहा है,
तो यही चीज़ के हम लोग को दुख है कि सरकार यथाशीघ्र अगर चुनाव करा देती है तो जो बचा हुआ फंड है कम से कम उसको यूटिलाइज हो जाएगा, अन्यथा वो भी पैसा अगर चुनाव नहीं होती दिसंबर तक तो वो भी पैसा चला जाएगा। तो इससे हम लोग को मने और शिकवा शिकायत नहीं है, काम हुई, पहले भी हुई, अभी भी हुई, जहाँ तक हुआ अभी भी साफ सफाई का काम हो रही है, लेकिन उतना नहीं हो रही है जो आज 2 साल के पहले हो रहा था, क्योंकि पैसा नहीं रहने के कारण सरकार तो मैंने आदेश दिया, लेकिन अफसर उसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही है, रेवेन्यू नहीं आ रही है। तो ये सब क्या होता है, बोर्ड गठन होने के बाद सारा समन्वय समिति बनती है और एक विचार बिंदु बनता है कि हाँ भाई कैसे किसी को पहल किया जाए। तो मिला जुला करके चुनाव नहीं होने के कारण पब्लिक के साथ साथ हमारे और हमारी सरकार को भी लॉस हो रही है। इसीलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि आप जितना जल्द हो नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम का चुनाव यथाशीघ्र करा दिया जाए, ताकि आपकी सरकार चलाने में हम लोगों का मदद मिल सके। यही हमारी कहना है, और काम तो होगा ही। हमारी सरकार से उम्मीद है कि जो वादा किया है वो सरकार हमारी जनता के बीच जो वादा किया है उसको पूरा करेगी, उसमें हम लोग सरकार का सहयोग पूर्ण रूप से करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में जैसे कुछ ऐसे जन थे जिसको अनाज की कमी था, कुछ ऐसे जन था जो उसके दवा दारू की दरकार था, कुछ ऐसे जन था जिसको बाल बच्चे का माने पढ़ाई लिखाई, पेन पेंसिल कलम की दरकार था। मैं जितना मेरी अपनी समर्थ था, जितनी मेरी औकात था, मैं सरकार से मैंने सहायता लेकिन नहीं, मेरी जितना अपना कैपेसिटी था मैं उन लोगों को तक प्रबंध किया और मदद किया। अच्छी बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो आपका स्मार्ट वार्ड कैसे डेवलप होगा? आदर्श, ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है? सोचा है हमारे क्षेत्र में सबसे पहले अभी जैसे पानी का लोग तो प्रबंध कर ही लेता है, लेकिन एक सुविधा जो होता है पानी का वो सुविधा नहीं है। सुविधा क्या नहीं, सप्लाई पानी पाइप दौड़ी हुई है, लेकिन क्या है कि ऊंचाई रहने के कारण, दूरी रहने के कारण पानी चढ़ नहीं पा रही है। उसके लिए हम लोग एक जगह जो है पानी टंकी का अलॉटमेंट करवा लिए, उसकी बजट भी बन गई है, टेंडर भी होने वाला है। सबसे पहला मेरा काम है उसको मैंने जो है से सुदूर करना। दूसरा मेरा सोच है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उस किसान को इतनी सुविधा हो जाए कि वो खेती बृहद रूप से कर पावे। उसके लिए हमारा क्या है, 4 गो तालाब हम लोग जो है प्लानिंग किए हैं कि 4 जगह तालाब बनाया जाएगा, और उसको सोलर पैंप के द्वारा जो होता है सोलर लगा करके उसको पंपिंग सेट कर दिया जाएगा, और उस खेत तक उसको जो है से पाइप बिछा दिया जाएगा जहाँ वो एग्रीकल्चर करता है। ये मेरी सोच है। तीसरा मेरा सोच है, हमारे जंगल में 2-4 गो गांव पड़ता है, उस जिस क्षेत्र में हमारा एक मिनी हॉस्पिटल का एम है वहाँ बनाना, ताकि उन लोग को असुविधा जो महसूस होती, कभी गाड़ी का, कभी माने डिस्टेंस का, उससे उन लोग को सुविधा मिल जाए। और सबसे एक प्लानिंग है कि पूरे जितने भी गांव से हमारा रोड जुटा हुआ है उसको सब जो है से एक सर्किल बना दिया जाएगा उसको रोड को, और सबको नंबरिंग कर दिया जाएगा। यही हमारा प्लानिंग है नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना जो आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी प्रतिनिधि हैं, मैं समाज MP MLA भी नहीं, आपकी पत्नी जो है जनता के प्रतिनिधि है, MP MLA भी एक प्रतिनिधि है, तो उन लोगों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो पेंशन की सुविधा हो, स्वास्थ्य लाभ की हो, ट्रेवल्स का मामला हो, या अन्य सुविधाएं जो भी हो। तो जनता के वो भी प्रतिनिधि हैं, आप भी प्रतिनिधि हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सर, अभी अगर मान लिया जाए मैं पेंशन या पेमेंट का बात करता हूँ तो एक पब्लिक में आ जाएगा कि अरे वो तो लगता है कि अपना मजदूरी के लिए या पेमेंट के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये सब तब बात किया आता है जब हमारी बोर्ड गठन हो जाएगा, और जब बोर्ड गठन होता है तो उसमें एक महत्व रहता है। आपकी कहना सत्य है कि वो भी प्रतिनिधि है, हम ही प्रतिनिधि है। वो बृहद पैमाने पर राजनीति करता है, मैं छोटे पैमाने पर राजनीति करता हूँ। मेहनत दोनों करते हैं, जितनी समय उसको देना पड़ता है
मैं 24 घंटा में 12 घंटा पब्लिक के पीछे, मैं भी पब्लिक के पीछे 12 घंटा समय देता हूँ। और ये सीख है, सरकार को ये समन्वय नीति अपनाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा प्रतिनिधि से ही बड़ा प्रतिनिधि होता है। नियम जो छोटे क्षेत्र में है वही नियम बड़ा जगह लागू होता है। सरकार को सोचनी चाहिए कि मैं भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, हम भी कहीं जाते हैं तो मेरा भी समय मरता है, मैं भी कहीं जाता हूँ तो पैदल नहीं जाता हूँ, तेल जला के जाता हूँ, मैं भी कहीं जाता हूँ तो अपने घर द्वार अपने बाल बच्चे काम छोड़ के जाता हूँ। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि मेरा भी तो कम से कम आर्थिक जीवन है जिसमें दरकार पड़ती है। सरकार को सोचना चाहिए, मान लीजिए फिक्स है प्रतिनिधि आज एक विधानसभा का माने विधायक बनती है तो 6 महीना के क्यों ना बने, उसको पेमेंट 6 महीना तक मिलता है, 6 महीना के बाद रिटायर करता है तो उसको पेंशन मिल जाता है 1.5 लाख जितना भी हो मिलता है। तो ये सरकार का असमान माने क्या कहते हैं, समान नीति नहीं है, असमानता नीति है। सरकार को इसमें विचार करना चाहिए, छोटे छोटे प्रतिनिधियों पर भी केयर करके उसकी भी दैनिक भत्ता हो या जो पैमाना हो, जो स्केल हो, उसको भी सौंपना चाहिए, उसको भी देना, उसको भी मैंने एक प्रबंध करना चाहिए। अच्छा, अग्निपथ क्या होता है, इससे रोष पैदा होता है। रोष पैदा नहीं होता है कि मान लीजिए ठीक है हम भी बैठे हैं चेयर पर, एक आदमी नीचे बैठा है, ठीक है नीचे बैठा तू भी, हम भी बैठा है, लेकिन उसके मन में क्या जगता होगा कि क्या सोचता कि हम भी पढ़ा लिखा होता, हम भी मुखिया होता तो हम भी बैठते चेयर पर। तो ये सब सरकार को विचारना चाहिए और ये गलत नीति है। अच्छा, अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से उम्र का जो सीमा है 4 साल है, और इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसमें एक जाति का कॉलम दिया गया है उसको फुलफिल करने के लिए, क्या ये उचित है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? आज से हमारा उम्र तो लमसम 50 साल का है, लेकिन 50 साल के दौरान मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी MA किया हूँ, मेरा भी बाप चाहता था कि एक अफसर बने, मेरा भी बाप चाहता था कि एक अच्छे जगह पर पहुँचे। खैर ये अपनी अपनी कर्म और किस्मत की बात है और ये सौभाग्य की बात है। हर एक माँ बाप का बेटा, उसकी थिंकिंग है कि मैं इतने अच्छे से मैंने एजुकेशन करूं, इतनी से मजबूत बनूं कि मैं एक अच्छे स्थान पाऊं ताकि मेरा भी उद्धार के साथ साथ हमारे माँ बाप का उद्धार हो। और एक माँ बाप का भी सोच होता है कि अपने बेटे को इतना तेज करो, इतना अच्छा से उसको गाइड करो कि किसी भी पद पर जाए तो कम से कम 30 साल के दौरान उसको एक फिक्स हो जाए, और 30 साल के दौरान जब वो फिक्स हो जाता है तो मेरा भी कम से कम जो है से पोषण भरण एक आशा जग जाता है। तो सरकार जो भी किया एक गलत किया। आपने एक 5 साल की सरकार बनाते हैं, आप MP बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं, तो मंत्री का अलग पैसा लेते हैं और आप MP का अलग पैसा लेते हैं। ना जाने जय भर जीतते हैं तय बार आपका पेंशन लागू होता है क्या? एक देश की रक्षा करने वाला नौजवान जो तेरा भी रक्षा कर रहा है और देश की भी रक्षा कर रहा है, उसके लिए आप जो है से इसमें ओछ नीच करने लगे, ये गलत नीति सरकार का है। ये कदापि हम लोग जो है से इसकी समर्थन नहीं करते हैं। इस सरकार जो भी नियम लागू किया है ये आने वाले दिन में देश के लिए बहुत दयनीय स्थिति होगा। जो जवान का जज्बा है, जो जवान का उत्साहित है, वो उत्साहित पर पानी फेर गया, मजबूरन उसको धरती पर जीना है तो क्या करेगा? आपने नियम लागू कर दिया, 4 साल पर तो करेगा ही, लेकिन आज उसकी जो प्रतिष्ठा मिलता था सैनिक में भर्ती होने के बाद, वो प्रतिष्ठा उसको नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद अगर रिटायर करता है तो उसको यहाँ तक कि शादी भी कोई नहीं करेगा, उसको बेरोजगार तक गिनती श्रेणी में आ जाएगा। और सरकार कहती कि मैं रोजगारी कर रहा हूँ, ये सब खाली विडंबना है और ये जुमलेबाजी सरकार का है। ये हम लोग जो है इसको समर्थन नहीं कर सकते। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं किशोरी प्रसाद जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, चुनाव को लेकर। अंतिम सवाल आपसे है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? जब से ये सरकार गठन हुई और पहला हमारे मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, इसमें कोई शक नहीं। बाबूलाल जी जब तक रहे हमारा झारखंड का विकास का रफ्तार बहुत तेज़ी से चला, इसमें कोई दो मत नहीं। भले विपक्षी में है लेकिन उसके कार्यकाल को मैं निंदा नहीं कर सकता हूँ।
मैं देखा हूँ, और मुझे आशा जगा हम लोगों को कि हमारा राज्य का जो बढ़िया मुख्यमंत्री बना है, लेकिन राजनीति के कारण उसको दबाया गया या शोषण किया गया, जो भी किया होगा, जिसके कारण वो अपना पार्टी से अलग हुआ या क्या हुआ होगा उससे हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे अच्छे मुख्यमंत्री थे, और अभी फिलहाल भी हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है इसमें भी कोई कमियां नहीं है, ये भी बेहतर हैं और ये भी काम बढ़िया कर रहे हैं। इसके पीछे जो इसके बीच में जो आए वो खाली डींग डांग दे करके, खाली जो है पेपर में मैंने जो ऐसे मैंने योजना बना करके पब्लिक को जो है चूतिया बना के चले गए। आज झारखंड 20 साल हो गया अलग होना में। आज हमारी सरकार, मैं कुछ विरोध मैंने पॉलिटिकल हूँ तो बोल देता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। क्या भाजपा सरकार कहता है कि ये अंधा सरकार है? आज 20 साल में 14 साल भाजपा की सरकार रहा, क्या वो अंधा नहीं था? वो नहीं देख रहा था कि देश में, इस राज्य में क्या कमियां हैं, किसको क्या करना चाहिए से? तो मिला जुला करके हमारे अभी मुख्यमंत्री का कार्यकाल बढ़िया है। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बाबूलाल मरांडी और जो वर्तमान सरकार है इनके नज़र बेहतर हैं, जो भी इन्होंने राज्य के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम किया। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। मैं यही वाणी के साथ मैं आप लोग से मैं ये विराम लेता हूँ, और अंतिम तक अब मेरी आवाज़ को सरकार तक आप लोग पहुँचाएँ। मेरी एक प्रस्ताव है और एक अमुक काम है जो आप लोग से रिक्वेस्ट है। आप लोग मैंने क्या कहते हैं, दूर संचार विभाग कहा जाता है कि भाई मैसेज पहुंचाने वाले आप हैं। हमारा एक रोड है जो आज क्या कहा जाए, मैंने 50 साल से उस रोड को नहीं बना गया है। मैं अपने मंत्री महोदय नीरा यादव से भी अवगत कराया। ये काम अन्नपूर्णा देवी भी जान रही है, जो 35 गांव जोड़ता है, और उस रोड हमारा वार्ड से संबंधित है। उस रोड को बनना चाहिए। बरसात आ गई, अभी जितने भी बच्चे हैं वो 5 किलोमीटर घूर से स्कूल के जाएंगे। ये हमारी बहुत हमको मैंने अफसोस की बात है। 2-2.5 साल अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता तो मैं लग फिर करके उस रोड को बना दिए देते। उस रोड को थोड़ा अंकित करके सरकार के पास जरा आप प्रस्ताव दे देते तो मुझे उम्मीद है कि वो रोड बन जाएगा। आश्रम गेट से गझंडी रोड 1.25 किलोमीटर है सर, चौड़ाई है उसकी 30 फीट, लंबाई है 1.25 किलोमीटर। ये अगर प्रस्ताव अगर आप सरकार के पास रख देते तो हमें उम्मीद है कि सरकार के पास, जैसे हम तो नहीं पहुंच पाते, हम छोटे पार्षद हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, लेकिन हमारे जो ऊंचे प्रतिनिधि हैं शायद हो सकता है उनके ध्यान में नहीं हो, लेकिन आप लोग से मैं रिक्वेस्ट है कि ये नोट करके ये प्रस्ताव सरकार के पास आप लोग पहुंचाने काम करें। तो आपने सुना है कि इन्होंने क्या कुछ कहा, और निश्चित तौर से मैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम है, और उनसे मैं ज़रूर बात करूंगा। हालांकि लगातार बातचीत होती रहती है, मैं उनसे इस प्रस्ताव को ज़रूर पहुंचाने का काम करूंगा ताकि जो रोड की समस्या है इसको पूर्ण कर दिया जाए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।